हम स्टार्ट करने लगे हैं आज की क्लास। कोशिश ये करेंगे कि एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक, बिकॉज आई हैवंट कंप्लीटली गॉन थ्रू द पेपर्स, बट आई हैव लुक्ड एट द एग्जामिनर रिपोर्ट, और उसके मुताबिक जो जो तीनों पेपर्स के अंदर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तीनों पेपर्स कौन से? मई जून 2022 के जो पेपर 1-1 है, पेपर 1-2 है और पेपर 1-3, तीनों वेरिएंट्स के अंदर जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है इसके अंदर ये वाले 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे बच्चों को। वेरिएंट 2 में सबसे ज़्यादा ये वाला मुश्किल लगे बच्चों को क्वेश्चन, और वेरिएंट 3 में ये वाले सबसे मुश्किल लगे बच्चों को क्वेश्चन। 6 6 और 6 मिला के 12, और 12 और 5 कितने, 17 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल। इसका मतलब है कि जो डिफिकल्ट कैटेगरी में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, बट ऑब्वियसली देयर आर अदर क्वेश्चंस दैट यू कैन फाइंड डिफिकल्ट एज वेल। आज हम इनको गो थ्रू करते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे खुद पर्सनली बता देना आपको कौन सा मुश्किल लगी या समझ नहीं आ रहा है, अगली क्लास में उनको भी कर लेंगे। ठीक है। जो 2 दिन बचेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी गो थ्रू कर लेंगे हम। ठीक है फिर, तो आज जो है ये काम करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों को मुश्किल लगा। सरप्राइजिंगली क्वेश्चन नंबर 1 होता आसान है, लेकिन क्यों मुश्किल लगा इस बात को समझ लेते हैं। असल में वर्डिंग और टर्म्स की जो मिस्टेक है ना, वहां पे आप लोग फंस गए। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द टर्म्स रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो की वर्ड है ना, ये क्वांटिटी का वर्ड है। ज्यादातर बच्चों ने ए चूज किया है, लेकिन ए गलत है, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट। अब याद रखो फिजिकल क्वांटिटी की निशानी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 2 चीजें होना लाजमी है। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी होता है। और यूनिट वही यूनिट जो आपने बेस ऐसा यूनिट्स पढ़े हैं, वो उनसे कंबाइन होकर उसका कोई अदर डिराइव्ड यूनिट होगा या बेस यूनिट ही होगा, बट उसके अंदर यूनिट लाजमी होते हैं। ये तो है ही यूनिट, दिस इज नॉट अ क्वांटिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, परसेंटेज इज नॉट अ यूनिट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इट्स अ क्वांटिटी बट नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कॉर्क का फ्लेवर अगेन, अप, चार्म, डाउन, बॉटम, टॉप, ये सब नाम हैं, लेकिन दे आर नॉट यूनिट्स। स्प्रिंग कांस्टेंट के की बात कर रहे हैं, जो कि एफ अपॉन एक्स के बराबर होता है, जिसका अगर आप यूनिट आपको याद हो तो क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। और फिर आप इसको ऑब्वियसली सिंपलीफाई करके बेस यूनिट्स में भी लिख सकते हो, बट दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट हैज इट्स ओन यूनिट एज वेल। इट ऑब्वियसली इट विल हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, किसी भी मटेरियल का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है। तो दैट इज व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी इज। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स फाउंड डिफिकल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर और जो क्वेश्चन आ रहा है मुश्किल बच्चों के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या मसले मसाइल है पता नहीं, मुझे कुछ रेपिटेशन भी नजर आ रही क्वेश्चंस की वजह से पिछले सालों के मुकाबले में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अभी अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो होपफुली मसला होना नहीं चाहिए। अभी हमने एमसीक्यूज भी किए कुछ प्रोजेक्टाइल के। क्वेश्चन जो है वो है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। पहली बात तो ये, मैं खुद जब ये क्वेश्चन कर रहा था तो मैं ये बात मिस कर गया था कि बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। ठीक है, तो और अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सो बेसिकली यहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया है, ये आपकी बॉल है, इसने आपने इसको यूं थ्रो किया है। कितनी स्पीड से थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। अब जाहिर सी बात है, बॉल का पाथ कैसा होता है? बॉल का ये पाथ होता है, और बॉल जब जाके ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, इट विल हैव अ velocity that will have a horizontal component as well, जिसको आप VH बोल सकते हो, and it will have a vertical component as well which जिसको आप VV बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। 3 सेकंड लगते हैं इसको गिरने में। द बॉल हिट्स द ग्राउंड इन अ टाइम ऑफ 3 seconds, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल। तो ये है वेलोसिटी का, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब वी एच और वी वी का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जो है बेसिकली ये आपका आंसर है।
अभी आप कैसे निकालोगे, आपको पहले तो वी एच पता होना चाहिए। वी एच के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 था, अभी भी 10 ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, वी शुड नो दैट, कोई मसला नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 0 था, अब कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग वर्टिकल कंपोनेंट का फाइनल आपने वैल्यू निकालनी है। इनिशियल आपको पता है 0 है, u प्लस एटी से निकाल सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, ये 0 हो गया, ये 9.81 हो गया और ये 3 आ गया, ये कितना आता है 9.81 इंटू 3, तो यहाँ पे 29.43 आ रहा है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। अब इन दोनों का आपने निकालना है रिजल्टेंट, तो 29.4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, निकाल लो भाई आंसर। मेरे पास आता है 31.1 आ रहा है, बट ऑब्वियसली द आंसर विल बी 31 मीटर्स पर सेकंड फ्रॉम द ऑप्शंस। ये एक क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगा। आगे जो एक और क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगा वो था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रोजेक्टाइल के बारे में है, फोर्सेस के बारे में भी है, बट अब इसमें क्वेश्चन की वर्डिंग बड़ी की है। कह रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, it travels through air, it reaches a maximum height at point x, there is no upthrust, upthrust कोई एक्ट नहीं कर रहा। कह रहे हैं डायरेक्शंस बता दें, डायरेक्शंस बता दें, और डायरेक्शंस के वर्ड को बोल्ड किया हुआ है, और फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल एट दिस पोजीशन, पोजीशन x पे क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। अब एक फोर्स है ऑब्वियस जो कि है उसका वेट, सब इससे वाकिफ हैं, ये इसका वेट है। लेकिन इस वक्त जब प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है राइट एट दिस मोमेंट, वो प्रोजेक्टाइल कहां मूव कर रहा होगा, यू नो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0 एंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन, इट्स मूविंग लाइक दिस। नाउ रिमेंबर, यहां पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करें या वैक्यूम है या कुछ है, ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रेवल्स थ्रू एयर, which means you cannot ignore air resistance, and since the projectile at maximum height moves like this at that instant, so उस पे जो दूसरी air resistance की force लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। दो मिसकॉन्सेप्शंस आती हैं, एक मिसकॉन्सेप्शंस बच्चों की ये आती हैं, अच्छा ऐसा तो कोई ऑप्शन है भी नहीं जिसमें खाली वेट दिया हुआ, ये तो ऑप्शन की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये किस खुशी में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन बच्चों की आती है कि एयर रेजिस्टेंस सिर्फ अपवर्ड्स ही होता है, शायद दैट्स नॉट द केस, एयर रेजिस्टेंस इज जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू योर मूवमेंट, सो सिंस इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस इज लाइक दिस, पहली बात ये। दूसरी एक मिसकंसेप्शन बच्चों की ये आती है कि जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है शायद उस पे उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, सो सिंस द बॉल इज गोइंग लाइक दिस शायद इस पे कोई फॉरवर्ड फोर्स लग रही है। बेटा बॉल में कोई इंजन लगे हुए हैं या बॉल को कोई चीज पेडल कर रही है आगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉल पे यहां फोर्स लगी थी एक मोमेंटेरी जिसने इसको रिलीज कर दिया, अब तो बॉल खुद जा रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस, उसका पार्ट डिसाइड होगा। यहाँ पे बॉल में कोई रॉकेट थोड़ी लगे हुए जो बॉल आगे की तरफ प्रोपेल होगी, बॉल में आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये कोई फोर्स नहीं है बेटा जो एग्जिस्ट करती है बॉल पे, तो सिर्फ एक नीचे की तरफ फोर्स लगी और एक पीछे की तरफ, आंसर हो गया बी। एक और क्वेश्चन जो बच्चों को ये मुश्किल लगा वो क्वेश्चन नंबर 13 था, और ये क्वेश्चन भी मुझे शक पड़ रहा है कि शायद ये रिपीट है, शायद पिछले किसी पास पेपर का, आई बिलीव इट इज, आई डोंट नो, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अब इसमें जरा जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। एक बंदा है जो पॉइंट आर पे खड़ा है, दो रॉड्स हैं जो पी और क्यू पे हैं जो कि इस प्लैंक को, डाइविंग बोर्ड को इक्विलिब्रियम में रखती हैं, ठीक है, द बोर्ड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की जब बात हो जाए तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको याद रहनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम खासतौर पे एक्सटेंडेड बॉडी पे जो ज्यादा दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी जीरो, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब बंदा क्या कर रहा है, बंदा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट द मैन स्लोली मूव्स इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब फोर्सेस इस पे अगर आप ड्रॉ कर लो तो बेटा देखो इस पे ये वाला जो रॉड है, देखो जब ये बंदा, इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, सबको पता है, ये बंदे का वेट है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा,
ये जो नीचे रॉड है ये प्लैंक को ऊपर पुश करेगी, नीचे जाने से रोकेगी, तो इसको हम कह देते हैं एफ क्यू। ठीक है, लेकिन जब ये बोर्ड ऐसे नीचे बेंड हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है यहां से ऊपर जाने का खतरा है, तो ये वाली जो रॉड है ये इसको नीचे पुश करेगी ताकि इसको ऊपर की तरफ रोटेट होने से रोके। तो दोनों रॉड ने मिल के इसको पकड़ के रखा हुआ है, एक फोर्स एफ पी है और एक फोर्स एफ क्यू है, दोनों मिलके फोर्स लगा रही है रॉड पे, और डब्ल्यू भी एक फोर्स लग रही है रॉड पे जो बंदे का अपना वेट है। रॉड का अपना जो वेट है उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर उसको उसको इस जगह पे अज्यूम करते भी नहीं कि कांस्टेंट लग रहा है तो फिलहाल उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मसला सारा ये है कि ये बंदा इस तरफ मूव कर रहा है, अब वो कह रहे हैं इसके इधर मूव करने से फोर्स एफ क्यू और फोर्स एफ पी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, इज दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। सो दोनों डिक्रीज होंगी या एक डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, या उल्टा हिसाब है, या फिर दोनों इंक्रीज होंगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब इसके लिए आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आप मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाली कंडीशन लगाएं, लेकिन पहले आप पिवट कंसीडर कर लें, अपने पॉइंट पी को पिवट कंसीडर कर लें। अब याद रखो पिवट में किसी मर्जी पॉइंट को भी ले सकता हूं, मैं अभी पॉइंट पी को पिवट ले रहा हूं। पी को पिवट लेके अब मैं अंदाजा लगाऊंगा कि फोर्स एफ क्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। एफ पी अब रिडंडेंट हो गई क्योंकि एफ पी क्योंकि पिवट के ऊपर ही एक्ट कर रही है, उसका मोमेंट वाली इक्वेशन में कोई लेना देना नहीं है। अब इन बातों की हम फर्दर डिटेल में तो जाएंगे नहीं पेपर डिस्कस करते वक्त, कि जो चीज पिवट पे एक्ट कर रही होती है वो फोर्स मोमेंट की इक्वेशन में वैसे ही जीरो हो जाती है, तो उसको तो फिलहाल छोड़ दो। फोर्स जीरो नहीं होती, मतलब डिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाती है। खैर, तो जब पिवट आप पी लेते हो, पिवट आप पी को कंसिडर करते हो, अब आप इक्वेशन बनाते हो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो देखो W जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करता है, तो W, अब W का डिस्टेंस क्या है P से, हम कह देते हैं RP, ये डिस्टेंस है, या PR, दिस इज द डिस्टेंस। ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट, और तो कोई मोमेंट यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, जो कि रॉड Q की तरफ से अपवर्ड फोर्स आ रही है, सो दैट क्रिएट्स एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट P। सो हम कह लेंगे यार फोर्स एट Q इनटू PQ वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे देखो, आप सिर्फ इस इक्वेशन पे नजर डालो और एनालिसिस करो कि बंदा जब इस तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स द रॉड्स, सो डिस्टेंस PR कम होगा या नहीं होगा, बंदे का वेट तो कांस्टेंट रहेगा। अगर डिस्टेंस PR कम होगा तो फोर्स FQ पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, खुद ही बता दो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रह रही हैं, ये अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसके साथ क्या होना चाहिए, आपका सिंपल मैथमेटिकल सेंस है, आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए आपको, इंक्रीज या डिक्रीज। ये पता चल रहा है ना, ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, सो ये डिक्रीज होना चाहिए। पहली बात तो मैं पता लग गई कि एफ क्यू जो है इसको डिक्रीज करना चाहिए, तो या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, बी और डी तो मैंने छोटे एलिमिनेट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, वैसे तो अब दूसरी क्वेश्चन भी सेम ही बनेगी ऑलमोस्ट, लेकिन चलो अब क्यू को पिवट ले लेते हैं। अब क्यू को पिवट लेते हैं और एफ पी का एनालिसिस करते हैं, इसके साथ क्या होगा, और इसको एज अ पिवट ले लेते हैं। अब जब इसको एज अ पिवट लूंगा, अब इक्वेशन देखो क्या बनती है। पहली बात तो यह है कि डब्ल्यू का क्लॉकवाइज मोमेंट है, W का क्लॉकवाइज मोमेंट है, और अब जो डिस्टेंस W का पिवट से है वो QR है, वो क्या है QR है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी साइड पर चले जाओ। अब ये वाली फोर्स तो मुझे लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पिवट के ऊपर ही एक्ट कर रही है, लेकिन ये वाली फोर्स ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, W क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी FP। FP का जो डिस्टेंस है रॉड Q से वो क्या है PQ, तो ये राइट हैंड साइड तो बस सेम ही रही सिवाय उसके कि फोर्स अब यहाँ पे चेंज हो गई। अब दोबारा से चेक करो, बंदा अगेन टुवर्ड्स द लेफ्ट ही मूव कर रहा है, ब्लू एरो से दिखाया हुआ बंदा किस तरह मूव कर रहा है, डिस्टेंस QR तो कम ही हो रहा है ना, डिस्टेंस QR कम हो रहा है तो FP को दोबारा से कम ही होना चाहिए, तो इसका मतलब FP भी कम हो रही है, FQ भी कम हो रही है, ये वाला ऑप्शन जिसमें दोनों का डिक्रीज लिखा हुआ है ये वाहिद है जिसमें ये दोनों बातें सही लिखी हैं, तो ए आपका ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, तो क्या किया, दोनों को बारी बारी पिवट लिया, फोर्स की एक्सप्रेशन बनाई मोमेंट्स वाली इक्वेशन से, और चेक किया कि डिस्टेंस के कम होने से फोर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमने आंसर कर दिया। अब जो और क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों को मुश्किल लगा, तो हम चले जाते हैं वहां पे और उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आपको याद होगा, ऐसे हम मेरे ख्याल से जब मैं डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग के सवाल करवा था अभी लास्ट वीक की बात है, तो ऐसे मल्टीपल सवाल किए थे, तो आई थिंक अब ये आप लोगों को मैं बहुत क्विकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पक्के होगा।
भाई लाइट की वेवलेंथ ये है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपको सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लाइंस दी हुई है, सो यू शुड नो व्हाट दिस इज डी, दिस इज लैम्डा। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आपको डी दिया हुआ है। अक्सर क्वेश्चन में तो एन की वैल्यू देते हैं, जो कैपिटल एन होता है, और वो भी पर एमएम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान कर दिया काम, डायरेक्ट डी दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आपको पता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे मैक्सिमा या ब्राइट स्पॉट बन सकता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बन सकता है फ्रॉम द 0th ऑर्डर, लेकिन अब वो पता नहीं 88 पे बनता है, 89 पे बनता है, अगला वाला 90 के बाहर बनता है जाके। तो वो कह रहे हैं कि यार टोटल ब्राइट स्पॉट्स कितने बन सकते हैं, हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो बात सारी वही आ जाती है कि आप एन की मैक्स वैल्यू निकालो, उसके लिए थीटा को 90 रख लो। थीटा को जब 90 रखोगे और फॉर्मूला डालोगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो आई थिंक वी डोंट इवन नीड टू राइट इट। साइन 90 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू राइट इट, अपना टाइम सेव करें। एन आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि एन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती क्या है 90 के एंगल पे, और लेमडा की वैल्यू जो है वो 5.4 इंटू 10 की पावर -7। अब जब मैं यहां से n की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 3.7। लेकिन आपको याद है कि हमने इस नंबर को हमेशा राउंड डाउन करना है, क्योंकि 3.7 एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है। अब n इज नेवर अ डेसिमल नंबर, इट्स ऑलवेज एन इंटीजर। तो 90 से आगे तो हम जा नहीं सकते, उसको 4 कर देंगे तो वो वाला ऑर्डर तो यहाँ बनेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। यहाँ पे बनना है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर जो है जब बनेगा, जो भी इसका एंगल होगा, बट इट वुड बी द थर्ड ऑर्डर। नाउ 3 ऑर्डर ऊपर बनते हैं, एक 0th ऑर्डर होता है, और 3 ऑर्डर ही नीचे बनेंगे। टोटल कितने ऑर्डर बन रहे हैं, 3, 1 और 3। 3 + 3 + 1 इक्वल्स टू 7। डी आंसर हो गया आपका, समझ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और मल्टीपल किए हैं, होपफुली जल्दी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जो बच्चों को मुझको लगा वो क्वेश्चन नंबर 34 था, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था इन अ सेंस के इसमें जरा देखने में तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट एक तो ये कि आपके रेशियोज की जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन 34 ये वाला है, इसकी बात करो, रेशियोज की नॉलेज, और साथ साथ ये है कि कुछ क्वेश्चन की वर्डिंग पे बड़ा फोकस करना है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 30 है, सेकंड वायर का सेम मटेरियल है, सेम मास है। नाउ दैट्स अ फर्स्ट, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने शायद पहले सेम मास के बारे में ना देखो। 3 टाइम्स एज लॉन्ग, सो लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है। क्वेश्चन ये है कि दूसरी वायर का रेजिस्टेंस क्या है। अब आप जो सोच रहे होगा कि लेंथ 3 टाइम ज्यादा है, इससे तो रेजिस्टेंस 3 टाइम ज्यादा होना चाहिए, मतलब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो 90। लेकिन जाहिर सी बात है लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ एरिया से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये सोच रहे होगा कि एरिया कितना इसका ज्यादा है या कम है, इस बात को भी तो सोचना है। अब आप सोचो कि जब इन्होंने बोला सेम मटेरियल है, इसकी क्या इंप्लीकेशन है। एक तो ये कि सेम रेजिस्टिविटी भी हो गई, बट साथ साथ मटेरियल सेम होने से डेंसिटी भी तो सेम हो गई। तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल की बनी हुई है। अब मास भी सेम है। अब देखो यार बात सुनो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई दो मटेरियल, दो चीजें हैं, दो वायर्स हैं जिनकी डेंसिटी सेम है और उनका मास भी सेम है, तो क्या उनका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है? हाउ वुड दैट एवर बी पॉसिबल? इम्पॉसिबल सी बात है ना। जाहिर सी बात है कि फिर वॉल्यूम भी सेम होना जरूरी है दोनों वायर्स का। अब आप सोचो कि एक सिलेंड्रिकल वायर जो होती है उसका वॉल्यूम आता कैसे है, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करके आता है। सोचो ये कि अगर एक वॉल्यूम जो है, एक वायर जो है जिसके अंदर लेंथ 3L है, लेंथ 3 गुना ज्यादा है, तो एरिया को फिर क्या करना पड़ेगा कि सेम वॉल्यूम आए। रिमेंबर वॉल्यूम सेम है, तो सेम वॉल्यूम लाने के लिए एरिया कैसा होना चाहिए, बता दो मुझे ये वाली बात। एरिया ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? वायर को आपने लेंथ बढ़ा दी है, लेंथ बढ़ा दी है तो एरिया 3 गुना कम होना चाहिए। तो हमारा ये वाला जवाब, हमें इसका आंसर मिल गया कि एरिया उसका कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। एरिया 3 गुना कम होगा, लेंथ 3 गुना ज्यादा होगी। अब आप ये सोचें कि रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या है लेंथ से। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर लेंथ बेटा 3 गुना ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना ज्यादा होगा।
साथ साथ अगर एरिया 3 गुना ज्यादा है, एरिया 3 गुना कम है, एरिया के 3 टाइम्स कम होने से, अब ये बड़ा बहुत गौर से इस बात को सुनना, एरिया और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर 3 टाइम्स लेस होगा तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा होगा या कम होगा? एरिया का क्या इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस पे? थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है 3 गुना, रेजिस्टेंस 3 गुना उसकी वजह से और बढ़ जाएगा। मतलब कि एरिया के 3 टाइम्स कम होने से रेजिस्टेंस फर्दर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 3 से लेंथ की वजह से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से ही एरिया की वजह से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? लेंथ 3 गुना ज्यादा थी, रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा आया। एरिया 3 गुना कम था तो इसलिए रेजिस्टेंस फर्दर 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब एक चीज को आप 3 से 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एसेंशियली आप उसे क्या कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या यू कैन से दैट द ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज 30, so multiplied by 3 and then multiplied by 3 again because of the more length and the less area। ओवरऑल क्या आंसर आएगा? क्या 270 आंसर आएगा? 9 टाइम्स ज्यादा उसका रेजिस्टेंस आएगा, तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब 270। सो देखने में तो क्वेश्चन बड़ा मासूम सा था, लेकिन इसमें काफी वर्किंग थी। पहले तो डेंसिटी से वॉल्यूम का रियलाइज करना था, फिर वॉल्यूम से एरिया का रियलाइज करना था, और फिर एरिया और लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट निकालना था। सो ये था वाकई में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बाकी मेरे ख्याल से ऐसे हैं कि आपने पहले भी किए हुए हैं। तो ये थे पहले पेपर के पहले वेरिएंट के मुश्किल सवाल। देखते हैं हमारे आज कितने होते हैं। दूसरे वेरिएंट के भी सवाल अभी मैं गो थ्रू कर रहा था, तीसरे वेरिएंट में मैं गो थ्रू कर ही नहीं पाया। दूसरे वेरिएंट में ये वाले क्वेश्चंस हैं। मई जून 2022 वेरिएंट 1-2 के अंदर 5, 8, 22, 23, 26 और 37 ये क्वेश्चन मुश्किल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। इट्स जस्ट अबाउट knowing your definitions and having concepts of proper quantities। तो भाई एक बॉडी है, एक कार है या वट एवर इट इज ट्रेवलिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल जिसका रेडियस 12 मीटर्स है। ठीक है, वो कह रहे हैं यार कि गाड़ी को 4 सेकंड लगते हैं क्यू से पी जाने में। यहाँ से यहाँ तक जाने में गाड़ी इस पाथ से ट्रेवल करी, इसको 4 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने में। आपसे मांगी जा रही है इस गाड़ी की वेलोसिटी फ्रॉम पी टू क्यू। अब याद रखिए वेलोसिटी होती है displacement upon time। So first thing that you need to ask yourself is कि इसकी P से Q displacement क्या होगी? Displacement बेटा इसकी ये होनी चाहिए, और ये बात याद रखो कि ये साइड भी 12 मीटर्स होगी, राइट? बिकॉज रेडियस सर्कल का 12 है। तो आपने किया 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। आपकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 16.9 मीटर्स। आपको जब डिस्प्लेसमेंट मिल गई अपनी, अब आप यहाँ पे वर्किंग कर लो। 16.9 अपॉन 4 और 16.9 डिवाइड बाई 4 करके आपका आंसर आता है 4.2। तो आपका आंसर हो गया ए। तो यहाँ पे बस ज्यादातर ये जो ज्यादातर बच्चों की जो मिस्टेक वो होती है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सही ना पढ़ने की वजह से होती है, जल्दबाजी में करने की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सुकून से करना पेपर, लेकिन ये भी ज्यादा सुकून में भी ना चले जाना क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी होती है। ठीक है, तो आज मैं सारे एग्जामिनर रिपोर्ट वाले गो थ्रू कर रहा हूँ, और कल जो है फिर जो आप जो लोग मुझे भेजोगे क्वेश्चन, जिस आप लोग भी अटेम्प्ट करके फिर मुझे बता दो सर ये वाले भी करवा दें, ये भी कर देखने वाले क्वेश्चन हैं वो करवा लेना, या मैं खुद भी गो थ्रू कर लूंगा रात को एक दफा पेपर या कल सुबह, ताकि हम कल वाली क्लास में इसको फर्दर गो थ्रू कर सकें। तो एनीवेज 5 हो गया। अब 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन जो बच्चों को और मुश्किल लग रहा है वो 8 है इनके मुताबिक, और 8 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, बट उसमें क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी पड़ेंगी। अब याद रखो जी, बच्चे का मास है यहाँ पे 20 kg और स्लेज का मास है 40 kg।
रफ सरफेस ऑफ द स्लेज, मतलब बच्चा जिस स्लेज के ऊपर खड़ा है वो सरफेस रफ है, लेकिन स्लेज जिस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है। उसके बाद ये एक फ्रिक्शनलेस पोल है, सो देयर इज अ रोप दैट द चाइल्ड हैज इन बोथ हैंड्स, द रोप गोज अराउंड द पोल लाइक दिस, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो कह रहे हैं कि चाइल्ड पुल्स ऑन द रोप विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो मैं कह लेता हूं, सपोज करो वो अपने लेफ्ट हैंड से इसको पुल कर रहा था, सो इधर से ये 12 न्यूटन की यूं फोर्स लगाता है रोप के ऊपर, ठीक है बेटा। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ से जब रोप इधर से खींचोगे आप यूं तो इस तरफ से आगे जाएगी, इसका मतलब इस स्लेज पे यहां से 12 न्यूटन की इस तरफ फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, दिस कॉजेज द चाइल्ड एंड द स्लेज। अब क्योंकि स्लेज आगे मूव कर रही है तो बच्चा स्लेज के ऊपर खड़ा हुआ है, तो बच्चा और स्लेज दोनों मिलके इक्वल एक्सेलरेशन से दे मूव टुवर्ड्स द पोल। So this is what happens with them. They move with equal acceleration towards the pole. ठीक है, और ऑब्वियसली इनकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लेज। अब देखो यार, यहाँ पे समझ आनी चाहिए बात फ्री बॉडी डायग्राम्स की, और ये समझ में आ जानी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे दोनों पे सेपरेटली आप कैसे अप्लाई करोगे। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्लेज का, ठीक है। स्लेज का फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा, ये मेरा स्लेज है। स्लेज के ऊपर आगे की तरफ 12 न्यूटन की फोर्स ये वाली लग रही है, 12 न्यूटन की फोर्स ये वाली लग रही है जो कि रोप लगा रही थी। लेकिन याद रखो, इस स्लेज के ऊपर एक बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में रोप थी और बच्चा आगे की तरफ पुल हो रहा था। अब बच्चे के पांव जिस स्लेज के ऊपर रखे हुए रफ सरफेस है, सो एज द चाइल्ड इज बीइंग पुल्ड फॉरवर्ड, द स्लेज ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड विद इट, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रिक्शन है बच्चे की वो स्लेज के इस डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। फ्रिक्शन देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक सर्फिंग बोर्ड पे खड़े हो, आप एक सर्फिंग बोर्ड पे खड़े हो, इमेजिन करो दिस इज द सर्फिंग बोर्ड एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फिंग बोर्ड लाइक दिस। अब आप राइड कर रहे हो इस सर्फिंग बोर्ड के ऊपर, जब सर्फिंग बोर्ड आगे जा रहा है तो आप सर्फिंग बोर्ड के ऊपर ही क्यों खड़े हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई डज इट नॉट स्लिप अंडर योर फीट। सपोज कर लो आपने कुछ बांधा हुआ नहीं है, आपके पांव और सर्फिंग बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन है ना। इसी तरह से आपको मैं एक प्लैंक के ऊपर, लकड़ी के पीस के ऊपर खड़ा करता हूं, मैं आपको एक लकड़ी के पीस के ऊपर खड़ा करता हूं और आपके हाथ में एक रस्सी पकड़ा देता हूं। थोड़ा सा आसान सिचुएशन लेते हैं ताकि इसको विजुअलाइज कर सकें। तो ये एक जमीन है, ये एक लकड़ी का पीस है, और मैं कहता हूं बेटा यहां खड़े हो जाओ, शाबाश। आपके हाथ में मैंने रस्सी दी और आपको मैं यूं खींच रहा हूं, इस तरफ आप पे फोर्स लगा रहा हूं, ये प्लैंक भी आपके साथ आगे मूव करेगा। क्यों? बिकॉज योर फीट आर स्टक on this plank and this surface is rough, so your feet exert a forward force on the plank as well, which make it move forward, and it's the friction between your feet and the plank that make it move forward. So please realize कि इस स्लेज के ऊपर एक और भी फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, बच्चे के पांव की फ्रिक्शन जो इसको आगे लेके जाएगी। तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस आगे की तरफ लग रही हैं। यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए कैसे लगेगा, जो F होता है उसमें F नेट होता है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। तो 12 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। 12 प्लस फ्रिक्शन, मास कितना है स्लेज का 40, और एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता कितनी है, बट इट्स ए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द चाइल्ड। अब बच्चे की बात कर लेते हैं, बच्चा यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे की बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इस बात को रियलाइज करो। बच्चे की बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो हैं। वो कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, इनको रियलाइज कर लेते हैं। एक तो है भाई आपका क्या नाम है, रोप की फोर्स जो इसको आगे की तरफ लेके जा रही है, रोप की फोर्स जो बच्चे को आगे की तरफ लेके जा रही है। बेटा क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है इसलिए ऐड कर रहे हैं, देखो ना डायरेक्शन देखो बेटा, इसलिए ऐड कर रहा हूं, सिंपल, ठीक है। अब आप समझें इस बच्चे की बात को, ये बच्चा जो स्लेज के ऊपर खड़ा हुआ है
इसने रोप को पुल किया तो ऑब्वियसली द रोप पुल्स ऑन द चाइल्ड नेचुरली, राइट? एक सिंपल सी बात है, आप जिस चीज को पुल करते हैं वो आपको भी पुल कर रही है। टेंशन तो हमेशा पुलिंग ही होती है। यस, ही इज पुलिंग ऑन द रोप, बट इट्स बिकॉज ऑफ दैट द रोप ऑल्सो हैज अ पुलिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास बच्चे के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हो गई आगे की तरफ जो कि 12 न्यूटन की फोर्स है जो बच्चे पे लग रही है, ठीक है। बच्चे के ऊपर जो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो कौन सी है? ये 12 न्यूटन की फोर्स है जो बच्चे पे लग रही है। सेकेंडली, दूसरी बात ये आ जाती है कि अब बच्चा आगे की तरफ खींचने लगा है, बच्चा आगे की तरफ खींचने लगा है, लेकिन ये सरफेस के ऊपर खड़ा है, वो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ लाएगी। अब होता क्या है, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करती है ना, वो फ्रिक्शन होती है इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस प्लैंक, अब the force that you exert on the plank, if that's forward, then the force exerted by the plank on you will be backwards. और अगर आप प्लैंक पे बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो तो प्लैंक आप पे फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, वाइस एंड वर्सा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड होते हैं तो वन exerts a frictional force in the forward direction, one in the backward direction. तो जो इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो हो गई इस डायरेक्शन में। अब ये वही फ्रिक्शन है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू वही होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चे के ऊपर F इज इक्वल टू ma कैसे अप्लाई होगा। इसकी भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट है, याद रखो ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं विद द सेम एक्सेलरेशन ऑफ a। सो 12 न्यूटन की फोर्स माइनस ये फ्रिक्शन is equals to ma, but the mass of the child is different. So 12 minus f ये वही वाला है, ये डिफरेंट नहीं है। बच्चे का मास 20 है, एक्सेलरेशन ये वही है, सेम एक्सेलरेशन है दोनों की, ये a और ये सेम है। f और a सेम वेरिएबल्स हैं, hence what we have done is we have two simultaneous equations and we just need to solve them and find out the final answer. तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। किसी एक चीज को सब्जेक्ट बना लो, हमें फाइंड आउट करना है f की वैल्यू, तो a को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। a को सब्जेक्ट यहां से बनाता हूँ, यहां से a को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दिस वुड बिकम 12 माइनस एफ अपॉन 20। यहाँ से a को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। मुझे सब्स्टिट्यूशन से करने का शौक है, ये शौक तो नहीं है, बस मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हाल देखिए वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट दैट्स हाउ आई यूजुअली सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो दोनों इक्वेशंस की। ये सब्स्टिट्यूट करके कहाँ जाएगा, a की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मैं खाली जगह ढूंढ रहा हूँ वर्किंग करने की। ये ऊपर जहाँ 6 लिखा हुआ है पेज के टॉप पे हम थोड़ी सी खाली वर्किंग कर लेते हैं। तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसकी वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ, काइंडली देखो। लेफ्ट साइड तो 12 प्लस एफ है एज इट इज, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट साइड पे 40 लिखा हुआ है, 40 मल्टीप्लाइड पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a की सब्स्टिट्यूशन 12 माइनस एफ अपॉन 20। अब ये देखो 20 वन जा और 2 जा, ये आपका कैंसिलेशन हो गई। अब ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, एक मिनट, थोड़ी सी वर्किंग नीट तरीके से हो जानी चाहिए। सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड तो वही 12 प्लस एफ है, राइट साइड पे हो जाएगा 2 इंटू 12 24, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2f। ठीक है, अब ये वाला f और 2f, इस वाले को इधर ले आता हूँ तो ये ऐड होके 3f हो जाएगा, और 24 माइनस 12 किया कितना आ गया 12। 3f इज इक्वल टू 12, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया 12 अपॉन 3, 4 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया जो कि ए है। तो इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन था फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस, बिकॉज इसमें वर्किंग भी ज्यादा है, फ्री बॉडी डायग्राम भी दोनों बॉडीज के अलग अलग बनाने हैं, और फिर कुछ फोर्सेस का डायरेक्शंस का अंदाजा लगाना, और फोर्सेस कहाँ पे किस पे कौन सी लग रही है इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इंतहाई टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप बिल्कुल पेपर के एंड के लिए छोड़ते हो, और आपके पास अगर वाकई 5-7 मिनट बच जाए, अगर वाकई आपके 5-7 मिनट बच जाए तो फिर ही आप इसको जो है वो सुकून से कर सकते हो। एक दफा मैं दोबारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। देखो सिंपल सी एक बात है, पहले मैं आसान सिचुएशन को रिपीट करता हूँ। मैंने कहा यार आपको कि बेटा ये रस्सी पकड़ो और इस प्लैंक के ऊपर खड़े हो जाओ, हो गए खड़े आप, ठीक है। अब इस प्लैंक के ऊपर मैंने आपको खड़ा कर दिया, और मैं कह रहा हूँ भाई मैं आपको, आप ये रस्सी पकड़े, मैं आपको ये मैं रस्सी यहां से खींचूंगा। मैंने रस्सी यहां से खींची, आपके साथ प्लैंक भी नीचे आगे मूव करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं प्लैंक को थोड़ा ऊपर करके और इस पे जो है वो व्हील्स लगा दूं, अब जरा काम थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी होगी।
ठीक है, मैंने यहाँ व्हील्स लगा दिए। बेटा अब मुझे बताओ, जब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या प्लैंक आपके साथ ही आगे मूव करेगा या नहीं करेगा? इमेजिन दैट यू आर वेयरिंग वेरी गुड शूज एंड देयर इज अ वेरी गुड ग्रिप between you and the plank, so there is roughness and there is friction, right? Why does the plank move forward with you? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पैरों ने पकड़ के रखा हुआ था प्लैंक को, और वाइस वर्सा प्लैंक ने आपके पैरों को पकड़ के रखा हुआ था, इसलिए प्लैंक आपके साथ आगे फॉरवर्ड मूव करता है। तो आप कह सकते हो कि बच्चा भी स्लेज पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था फॉरवर्ड, जो मैंने यहां पे मेंशन की। इज दैट क्लियर? बट देन एट द सेम टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछता हूं। इसी सवाल को मैंने अभी पहले पूछा कि जब मैंने आपको आगे पुश पुल किया तो प्लैंक आपके साथ क्यों मूव कर रहा है? स्केटबोर्ड कह लो, वट कह लो, जो भी चीज है, वट एवर यूर विजुअलाइजिंग। अब उसका जवाब हमने दे दिया। अब मैं सवाल को जरा रीफ्रेम करता हूं। मैं कहता हूं यार अच्छा, जब मैंने आपको आगे पुल किया, मैंने आपको जब इस फोर्स से आगे पुल किया, तो व्हाई डिडंट यू जस्ट स्लाइड ओवर? आप स्लाइड होके इधर क्यों नहीं आ गए? ऐसा क्या हो गया कि भाई आप जो है वो प्लैंक के साथ साथ आ रहे हैं? ये आपके पाँव जो है वो स्लिप होके ऐसे आगे की तरफ क्यों नहीं आ गए? स्लिप क्यों नहीं हुए आपके पाँव? क्योंकि आप पे एक बैकवर्ड फ्रिक्शन लग रही थी, जो कि प्लैंक की ग्रिप है आपके पाँव पे। आपके पाँव ने प्लैंक को ग्रिप किया हुआ है और प्लैंक ने आपके पाँव को ग्रिप किया हुआ है, वाइस वर्सा। सो यू एक्सर्ट a frictional force that is forward on the plank because you are being pulled by this force, you want to go forward, और प्लैंक आप पे एक बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है क्योंकि प्लैंक ने आपके पाँव को ग्रिप किया हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपके पाँव पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है प्लैंक की वजह से, और प्लैंक आपके और क्या कहते हैं, आप प्लैंक पे आगे तरफ फोर्स लगा रहे हो बिकॉज आप जो है वो आगे की तरफ पुल हो रहे हो। पहली बात तो ये मैंने कोशिश पूरी की है कि फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इजीली समझा जा सके। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे मुझे बोला है अली ने कि क्वेश्चन में आप दूसरी इक्वेशन को रिपीट कर सकते हैं। इक्वेशन वाला काम तो मेरे ख्याल से एक दफा इक्वेशन बन जाए तो फिर तो आगे काम सीधा सीधा। ये वाली इक्वेशन F इक्वल टू एम बनाई है जिसमें ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर ऐड होके आ रही है 40A, क्योंकि स्लेज के लिए बनाई थी तो स्लेज का मास 40 है। दूसरी इक्वेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो 12 माइनस एफ है, और यहाँ पे 20A लिखा हुआ है क्योंकि बच्चे का मास 20 है, बच्चे के लिए इक्वेशन बनी हुई। फिर इन दोनों इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया? इस इक्वेशन से A को सब्जेक्ट बनाया और ये ब्रैकेट मैंने इस A की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, और ये इक्वेशन पर सॉल्व की, F निकाला, F इज इक्वल टू 4 मेरा आंसर आ गया। वेरी टफ क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा भाई कि हो जाना चाहिए आपसे एग्जाम में लाजमी लाजमी। बहुत ही आपका बाकी का पेपर अच्छा जाए, फिर आपको इसके लिए 5-7 मिनट बचे हैं वाकई में, तो आप बैठ के इस तरह का सवाल वाकई में कर सकते हो रियलिस्टिकली, दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन के अलावा बच्चों को और क्या मुश्किल लगा था? ये 8 था, 8 के बाद 22, 23, 26 और 37। चलो आओ जल्दी जल्दी गो थ्रू करें। पता नहीं मुझे क्यों इतने रिपीट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। 22 जो है वो इतना मुश्किल नहीं था यार। आओ जरा देखें। ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, सो ऑब्वियसली ट्रांसवर्स वेव पे पार्टिकल्स या पार्टिकल के ऊपर जो चीजें रखी हुई हैं वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर वेव वाइब्रेट करती हैं। तो वाटर के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और वेव के अंदर बताया हुआ है एक क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस 2.4 है। क्लियरली इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 2.4 का डबल क्या होता है? 4.8। 4.8 4.8 हमारी वेव की वेवलेंथ है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। अब कह रहे हैं 20 सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस मूव करेगी। देखो पहले आप इस बात को रियलाइज कर लो, ये हम चैप्टर स्टार्ट करते हुए भी हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आप एक्सप्लिसिटली उन्होंने मेंशन किया हुआ है, causes the ball to move, the wave causes the ball to move vertically without moving horizontally. So please do not start solving for the horizontal motion of the ball. The ball is not moving horizontally, the ball is just gonna bob up and down. So कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल, बॉल कितना दफा ऊपर नीचे जाएगी, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देखें कि 20 सेकंड्स में बॉल कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगी। बड़ी आसान बात है यार, बड़ा आसान सा बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल है। वेव की फ्रीक्वेंसी है 0.2 हर्ट्ज, 20 सेकंड्स गुजर जाते हैं तो बॉल कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, राइट? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो 20 सेकंड्स में कितनी ऑसिलेशंस हो जाएंगी?
यूनिटरी मेथड लगाया और आंसर आ गया कितना, 20 into 0.2 and we should get 4 oscillations. So the ball complete 4 oscillations. 4 vibrations complete करेगी बॉल. Now what do 4 vibrations look like? बना लेते हैं यहाँ पे, विजुअलाइज करना है ना, बना लो. एक दफा बॉल पूरा नीचे जाएगी और ऊपर आएगी, ये एक वाइब्रेशन है. नीचे आते हुए बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.4 meters. I should not have to explain. एम्पलीट्यूड 0.7 का है, मतलब यहां से आता 0.7, फिर 0.7, 1.4, और ऊपर जाते हुए बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.4. एक ऑसिलेशन में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वन ऑसिलेशन में बॉल ने डिस्टेंस कवर किया 2.8 मीटर्स का. 4 ऑसिलेशंस में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2.8 into 4, 11.2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी. सी आंसर हो गया. बात समझे. 23 इनको डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल. लेकिन आपको पहली चीज तो मैं अगर याद कराऊं ना, देखो ये साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है. अब इसको विजुलाइज करके भी मैं कोशिश करता हूं दिखाऊं, लेकिन पहले एक बात याद करो. आप लोग अभी इसको याद करो, इस बात को. ये मुश्किल चीज है और ये नई फिजिक्स की किताबों में कहीं नहीं है, पुरानी किताबों में लिखी हुई है बातें, और कहीं कहीं जो है सिमुलेटर्स के थ्रू भी दिखाई हुई है. बेटा देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये कंप्रेशन शो करता है. सिंपल सी बात है, पहले तो ये फैक्ट याद कर लो. जो बच्चा ये याद करके गया हुआ उसका ये सवाल 1 सेकंड में हो गया. और ये वाला जो वेव का पार्ट है ना, ये रेयरफेक्शन शो करता है. बस इतनी सी बात है. ये ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ प्रेशर. एक प्रेशर वाला ग्राफ भी बनता है साउंड का. प्रेशर वाले ग्राफ के अंदर तो बेटा जो सिंपली आपकी पीक होती है, क्रेस्ट होती है, वो कंप्रेशन होती है, क्योंकि हाई प्रेशर वाला एरिया कंप्रेशन होता है. और बिलो जीरो जो ट्रफ होती है, लो प्रेशर वाला एरिया जो है वो ट्रफ होता है, वो आसान, वो आपका रेयर फ्रैक्शन होता है, वो आसान है. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में ये आपको याद रखना है. तो अब आपको आंसर तो वैसे ही पता लग गया. कहाँ पे लोएस्ट प्रेशर है, आपसे पूछ रहे हैं रेयर फ्रैक्शन कौन सी है. तो अभी आपको बता दिया कि अगर आप याद करके चले जाते हो इस फैक्ट को, तो आपका आंसर डी आ गया डायरेक्ट. बात ही खत्म हो गई. बात खत्म यहाँ पे हो जाती है अगर आप ये बात याद करके चले जाओ. लेकिन अब इसको जल्दी से विजुअलाइज करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ फ्यू पॉइंट्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन. एयर पार्टिकल्स हैं और अभी इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अलाइनिंग दीज 5 पॉइंट्स विद दीज. एक मिनट पहले आमना वाली बात पूरी सुनो. अच्छा, ये 5 पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 पॉइंट बना रहा हूं जिनको ऊपर वाले ग्राफ के साथ मैं अलाइन कर रहा हूं. सो लुक एट दीज 5 एयर पार्टिकल्स. दीज आर 5 एयर पार्टिकल्स दैट आर नॉट डिस्टर्ब्ड. दे आर इन देयर अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन. लेट मी ड्रॉ देम ओवर हियर. पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड, मतलब अभी यहां से कोई वेव नहीं गुजर रही, यहां से अभी कोई वेव पास नहीं हो रही. इजी पीजी, आराम से खड़े हुए. जब यहां से वेव पास करेगी तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलेंगे. हिलेंगे. इन पार्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करके नीचे भी बनाते हैं और फिर इन पार्टिकल्स को देखते हैं कि ये मूव करने के बाद किधर को जाएंगे. अब इन पार्टिकल्स को मैं मूव करता हूं. ये जो पार्टिकल खड़ा है इसका ग्राफ देखो बेटा, इस वाले पार्टिकल का यहां पे ग्राफ देखो. ये क्या, जब साउंड वेव यहां से पास कर रही है इस इंस्टेंट पे, तो ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, 0. सो शुड आई मूव दिस पार्टिकल और नॉट, शुड आई मूव दिस पार्टिकल और नॉट. अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, 0 डिस्प्लेसमेंट आ रही है. इस ग्राफ को मूव करना चाहिए या नहीं मूव करना चाहिए, नहीं मूव करना चाहिए. सो वी विल लीव दिस. ये हो गया. अब पॉइंट ए पे आओ. ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पॉइंट है, वो कह रहे हैं इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस पार्टिकल को मूव करना चाहिए टू द राइट. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल की, तो इसकी डिस्टर्ब्ड पोजीशन में मैं दिखाऊंगा कि ये पार्टिकल थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करके. आर वी क्लियर. थोड़ा सा राइट की तरफ ये पार्टिकल मूव कर गया. बी पे जो पार्टिकल है, पॉइंट बी पे ये वाला जो पार्टिकल था, इसकी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं 0 ही है. इसको मूव करूं, नहीं मूव करना क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो ये जो है इस पार्टिकल को मैं नहीं मूव कर रहा, इसको अपनी जगह पे ही रख रहा हूं. अपनी जगह पे रख दिया, इजी हो गया. अब सी पे जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करके दिखाना चाहिए. तो इसकी डिस्टर्ब पोजीशन में मैं यूं दिखाता हूं.
और डी पे जो पार्टिकल है वो आपको दोबारा अपनी अनडिस्टर्ब पोजीशन में नजर आता है। अब आपके पास रेयरफेक्शंस कौन सी बन रही हैं? असल में दो बन रही हैं। कंप्रेशन कौन सी बन रही है? कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, रेयरफ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस में तो ये वाला ओ वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना आपको। ऑप्शन में तो आपके पास यही वाला है खाली, तो आप डी चूज कर लोगे। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अगर मैं बोल रहा था आसान सवाल में, ये आप दूसरी प्रेशर वाली बात ये बता रहा था, अगर प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का या प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, तो उसमें सिंपली आपका जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है वो कंप्रेशन होती है, और लो प्रेशर वाला एरिया जो होता है वो रेयरफेक्शन होती है। बस ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, 5-10 मिनट है हमारे पास, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 23 मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन अगर ये फैक्ट आपने याद ना किया हो, याद किया हुआ हो तो बड़े आराम से कर लोगे। दिमाग लगा के करना पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खुद से। 26 देख लेते हैं। 26 कह रहे हैं मुश्किल है, 26 को देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा भी था, मैंने उसे करके बताया भी था, आंसर उससे सही आया था। मुस्तफा तुमने भेजा था शायद। अच्छा, टू पोलराइजिंग फिल्टर्स placed next to each other, so their planes are parallel. The first polarizing filter has a transmission axis at 50 degrees to the vertical. Second polarizing filter has its transmission at 20 degrees to the vertical. The angle between the two polarizing filters is 30 degrees. Obviously, क्योंकि एक 50 पे टिल्ट हुआ है, एक 20 पे टिल्ट हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 30 हो गया। बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज लाइट, तो बीम जो वर्टिकली पोलराइज लाइट पहले फिल्टर से पास कर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी शुरू में 8 है, और वो पहले पोलराइजिंग फिल्टर पे जब हिट करेगी तो उसमें से पास होगी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। दूसरे में से दोबारा पास करेगी, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। कह रहे हैं सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर से निकलने के बाद क्या आपकी इंटेंसिटी आएगी। तो बेटा अब इस बात को समझ लेते हैं। यहां पे आप 50 डिग्री का एंगल लें, पहला पोलराइजिंग फिल्टर, एक मिनट इसको थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट कर लेते हैं। पहला पोलराइजिंग फिल्टर, फिर यहां से लाइट आएगी, दूसरा एंगल लें, ठीक है। अब यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे पहले आई नॉट, फिर I1, और फिर I2 निकालेंगे। I1 कैसे आता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से, ये 8 है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या डालोगे? 50 डालोगे। अब देखो बेटा, आपने जो एंगल डालना होता है ना, उसका वो एंगल क्या डाल रहे होते हो आप? इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइट, द वाइब्रेशंस ऑफ द लाइट, मतलब लाइट किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है? वर्टिकली पोलराइज्ड है, एंड द एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर। तो फिल्टर 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल है, और लाइट वर्टिकली पोलराइज्ड है, मतलब लाइट की वाइब्रेशन सामने से देखो तो ऐसी है, और फिल्टर ऐसे है 50 डिग्री के एंगल पे फ्रॉम द वर्टिकल, सो दिस एंगल इज 50। ये 50 ही डलेगा यहाँ पे, सही है। ये बातें सिंपल सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, जो एंगल लिखा हुआ है वही आपने डाल दिया, बात खत्म होगी। मसला बच्चों ने दूसरे वाले पार्ट में किया, मेजॉरिटी बच्चों ने सेकंड आगे अगले पार्ट में गलती की। यहां से आंसर क्या आएगा? याद रखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा नहीं है। तो कॉस 50 करके उसको एक दफा स्क्वायर कर लो आंसर को, या फिर कॉस 50 को फिर अलग से बाहर दो ब्रैकेट्स लगा के उस पर पूरे पे होल स्क्वायर करो। खैर, तो आप क्या करोगे? मैं कॉस 50 करके आंसर को स्क्वायर कर लेता हूं, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। I1 आता है मेरा 3.3। अब करना है आपने I2। अब I2 में गड़बड़ ये थी कि बच्चों ने एंगल 20 ले लिया। अब मेरा I2 कैसे आएगा? I1 जो अब इस पे लाइट आके हिट कर रही है, I1 वाली, ये वाली लाइट हिट करके जो इस पे लाइट अराइव कर रही है, वो वाली लूंगा जो कि 3.3 है, और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पे जो थीटा लेना है वहां बच्चों ने गड़बड़ की। 3.3 तो यहाँ लगा दिया, कॉस स्क्वायर भी यहाँ लगा दी, यहाँ एंगल बच्चों ने बहुत सारों ने डाल दिया 20, बट ये तो 20 डिग्री टू द वर्टिकल है। बेटा बेटा याद रखो ये बात, कि जब ये लाइट वर्टिकली पोलराइज थी, मतलब यूं थी ये लाइट, इस तरह वर्टिकली पोलराइज थी, लेकिन जब ये 50 डिग्री के पोलराइजिंग फिल्टर से गुजरेगी तो अब ये लाइट भी 50 डिग्री पे ही पोलराइज्ड हो जाएगी। लाइट इज ऑल्सो पोलराइज्ड एट 50 डिग्री, जबकि मेरा जो पोलराइजिंग फिल्टर है वो 20 डिग्रीज पे है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है?
लाइट जब किसी पोलराइजिंग फिल्टर से गुजरती है तो उसकी जो अपनी पोलराइजेशन है वो भी उसी एंगल की हो जाती है। लाइट वर्टिकली पोलराइज थी, इस फिल्टर से गुजरने के बाद लाइट खुद भी 50 डिग्री के एक्सेस पे पोलराइज्ड है, और ये जो दूसरा वाला पोलराइजिंग फिल्टर है वो 20 डिग्री पे है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? बोल नहीं रहा कोई, 30 का डिफरेंस है ना, 30। तो यहाँ पे 30 डालना था। अब आप दोबारा से क्या करो, कॉस 30 डालो ब्रैकेट कैलकुलेटर में, पहले आंसर को स्क्वायर कर लो ताकि आपका कॉस स्क्वायर आ जाए, फिर इस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो अपने पिछले वाले 3.3 से, राइट। इससे आंसर आ जाना चाहिए 2.45, 2.475, which is this one। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, अगली क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मुझे अपने क्वेश्चन भी भेज दो अपने इसी सीरीज में से, मई जून 22 के पेपर्स में से, फिर मैं कल वो सारे क्वेश्चन एक साथ टैकल कर लूंगा। और वहां से जो है फिर हम अगर टाइम बचा तो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ तभी चले जाएंगे, क्योंकि एक पेपर ही रह गया, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना जा पाए तो फिर परसों चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे आखिरी दिन रख लेंगे हम। पेपर 17th को है या 19th को है? 17 को है ना पेपर? हाँ ठीक है, चलो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी क्लास में जो सपोर्ट मिल रहा है उसको देखो, आगे और कोई मसला है तो पूछो मुझसे। ठीक है भाई, चलें, ओके। मुस्तफ़ा मैं देखता हूँ बेटा इस चीज़ को रात में, ज़रा मुझे एक रिमाइंडर व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं रात में देखता हूँ वर्क एनर्जी पावर के कौन से रिवीजन नोट्स हैं, चेक कर लूँगा मैं, ठीक है, मैं कर दूंगा। आई हैव देम। अल्लाह हाफिज़।